Good evening, friends. I am Advocate Rinku Dabra and you are watching with me Dabra Legal and HR Support. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 के बारे में। तो इस एक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस एक्ट की जरूरत क्या पड़ी, यानी कि इस एक्ट को बनाने की रिक्वायरमेंट क्या थी, ये किस किस पे एप्लीकेबल है, इसके अंडर कौन कौन आता है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये एक्ट जो है 1936 में आया था और ये वेजेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो है ये पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 जो है 1936 में आया था, बट ये बिल, इसका बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका मेन एजेंडा पहले था कि जो पेमेंट है वर्कर की वो इक्वल इंटरवल पे हो सके और वेजेस जो है यूनिफॉर्म हो सके, यानी कि 1936 से पहले जो पेमेंट होती थी वर्कर की वो इक्वल इंटरवल पे नहीं होती थी। कोई एम्प्लॉयर 2 महीने में दे रहा है, कोई 3 में दे रहा है, कोई मंथली क्या है कि घर का राशन दे देता था, उसके बाद पेमेंट एक एक साल में देता था, कोई कपड़े पहनने के लिए कपड़े दे देता था, साल एक एक साल तक सैलरी नहीं होती थी। और यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो है वो करेंसी क्लियर नहीं थी कि इसी करेंसी में मिले, किस करेंसी में पेमेंट मिलेगी। कोई क्या था कि अपने अपनी करेंसी दे देता था, कोई क्या है कि लाइक कि सोने का कुछ दे दिया या अपने तांबे का कुछ अपने कॉइन्स वगैरह दे दिए, तो उस बेसिस में पेमेंट कर देते थे। तो इस एक्ट का मेन एजेंडा था कि ताकि टाइमली पेमेंट हो सके, इक्वल इंटरवल पे पेमेंट हो सके और जो है करंट करेंसी में ही पेमेंट हो सके। तो बिल सबसे पहले जो है पेमेंट ऑफ वेजेस का बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 1933 में, यानी कि 1933 में बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। और उसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी, बिल को सर्कुलेट किया गया और कमेटी बनाई गई। बट क्या हुआ कि बिल जो है पास नहीं हो सका कमेटी से। कमेटी की वजह से जो कमेटी ने ऑब्जर्वेशन करी तो वो पास नहीं हुआ, बिल जो है लैप्स्ड हो गया, यानी कि 1933 में जो बिल आया वो पास नहीं हुआ। फिर दोबारा से 1935 में फिर से बिल को रेज किया गया। बिल का जो है प्रिंसिपल सेम था कि पेमेंट जो है इक्वल इंटरवल पे हो और यूनिफॉर्म वेजेस हो, बट उसको टोटली थ्रोली रिवाइज कर दिया गया था। जो बाकी के जो पॉइंट्स थे उनको रिवाइज कर दिया गया था। तो जब बिल दोबारा से 1935 में आया और थ्रोली रिवाइज था, तो फिर से क्या है कमेटी का गठन हुआ, एक सेलेक्ट कमेटी सेलेक्ट की गई, उसको वो बिल दिया गया, उन्होंने उसको रिव्यू किया और 2 सितंबर 1935 यानी कि 2 सितंबर 1935 को कमेटी ने अपना ऑब्जर्वेशन जो है उसकी रिपोर्ट सबमिट करी कमेटी ने। तो जब रिपोर्ट सबमिट हो गई तो ये बिल जो है 1936 में पास हो गया और पास हुआ था 23 अप्रैल 1936 में। तो यानी कि पहले ये जो है बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 1933 में, पास नहीं हो चुका। फिर दोबारा से इंट्रोड्यूस हुआ 1935 में। फिर उसके बाद कमेटी का गठन हुआ, गठन 1933 में हुआ था पर उस टाइम पे जो है बिल पास नहीं हो चुका था। तो फिर 1935 में दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया रिवाइज करके बिल को। एजेंडा सेम था, प्रिंसिपल सेम था, बट जो बाकी के पॉइंट थे उनको चेंज किया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, फिर 1936 में ये बिल पास हुआ। तो तब से इस बिल का नाम पड़ा द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। ठीक है, अब जब हम वेजेस की बात कर रहे हैं तो हम इसमें पढ़ लेते हैं कि वेजेस क्या होते हैं, यानी कि वेजेस क्या होंगे। तो वेजेस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ऑल रिमुनेशन वेदर बाय द वे वे ऑफ सैलरी अलाउंसेस और अदरवाइज, यानी कि किसी भी तरीके में एक एम्प्लॉय को जो पैसा मिल रहा है वो वेजेस में आएगा, यानी कि वो सैलरी के तौर पे मिल रहा हो, एचआरए के तौर पे मिल रहा हो, अलाउंसेस के तौर पे मिल रहा हो, लीव ट्रेवल एंड अलाउंसेस के तौर पे मिल रहा हो, तो वो जो है वेजेस कहलाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि कोई सेटलमेंट के थ्रू अगर कोई पैसा मिल रहा है, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कोई सेटलमेंट हुआ है या कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तब कोई सेटलमेंट हुआ है, तो वो पैसा भी वेजेस की टर्म के अंडर आएगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि किसी लीव का या हॉलीडे का, यानी कि जैसे ईएल होती है एज पर इफेक्ट डेट, किसी ने लीव अर्न करी उसके अगेंस्ट जो पैसा मिलेगा वो भी वेजेज के अंडर आएगा। किसी वर्कर ने ओवर टाइम किया उसके अगेंस्ट जो पैसा मिलेगा वो भी वेजेज के अंदर आएगा। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि कोई बोनस या किसी और नाम से अगर पैसा दिया जा रहा है तो वो भी वेजेज के अंदर आएगा। यानी कि वेजेस को जो है मेनली 4 पॉइंट में डिफाइन किया गया है। एक शॉर्टकट में है कि जो भी पैसा एम्प्लॉय को मिल रहा है चाहे वो किसी भी टर्म में मिल रहा हो वो वेजेज ही कहलाया जाएगा, चाहे वो सैलरी के तौर पे मिलो, अलाउंसेस, एचआरए,
LTA के तौर पे मिलो, चाहे किसी डिस्प्यूट के बाद सेटलमेंट के तौर पे मिलो, चाहे लीव का पैसा हो, ओवर टाइम का पैसा हो, या बोनस का पैसा हो, या कंपनी किसी और नाम से दे रही हो, लाइक इंसेंटिव के नाम पे दे रही हो, तो वो वेजेस के टर्म के अंदर ही आएगा। अब आता है कि बिल बन गया, वेजेस की डेफिनेशन होगी। अब आता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी पेमेंट की। तो इसमें कहा गया है कि जो एम्प्लॉयर है, एवरी एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल दी वेजेस, यानी कि सारे वेजेस के लिए एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबल होगा। सारे यानी कि कोई ओवर टाइम कर रहा था ओवर टाइम के लिए, कोई बोनस के अंदर आता तो बोनस के लिए, किसी का छुट्टी का पैसा है यानी कि लीव का पैसा है उसके लिए, तो हर कोई एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबल होगा। हर कोई की यानी कि जो भी एम्प्लॉय उस एम्प्लॉय के साथ एंगेज है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो, तो उसके लिए वो एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबल है। अब एम्प्लॉयर तो रेस्पॉन्सिबल हो गया, अब उसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन की भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। तो अगर वो फैक्ट्री है तो उसमें जो मैनेजर है, एज पर सेक्शन 7 ऑफ फैक्ट्री एक्ट के तौर पे जो मैनेजर की टर्म डिफाइन है, यानी कि जो मैनेजर डेजिग्नेटेड होगा, तो फैक्ट्री में जो है मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट के लिए। किसी इंडस्ट्री या इस्टेब्लिशमेंट है तो वहां पे जो पर्सन जो है सुपरवाइज और कंट्रोल कर रहा होगा इंडस्ट्री को, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी पेमेंट दिलाने की। रेलवे में जो है नॉमिनेटेड पर्सन बाय द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द लोकल एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए रेलवे एक पर्सन को नॉमिनेट कर देगी, तो वो पर्सन रेस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट के लिए रेलवे में। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, अगर कॉन्ट्रैक्टर है, कोई ठेकेदार है, ठेकेदार के अंदर कोई काम कर रहे हैं, तो यार जिस आदमी को ठेकेदार डेजिग्नेट कर देगा सैलरी के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होगा, लाइक सुपरवाइजर हो गया, फील्ड ऑफिसर हो गया, या कैशियर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, जिसको भी ठेकेदार जो है डेजिग्नेट कर दे, तो कॉन्ट्रैक्टर के केस में वो कैंडिडेट रेस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट ऑफ वेजेस दिलाने के लिए। ठीक है। अब आता है फिक्सेशन ऑफ द वेजेस पीरियड, यानी कि वेजेस पीरियड का जो फिक्सेशन क्या था। तो उसमें पहली कंडीशन तो ये फिक्स हुई थी कि कोई भी पीरियड 1 महीने से ज्यादा का नहीं होगा, यानी कि आप चाहे 1 से 30 का महीना ले लो, या कुछ कंपनी होती है कि 26 तक लेती है, तो यानी कि 1 महीने के की पेमेंट करनी है, यानी कि कोई कंपनी ये नहीं कह सकती कि हम 2 महीने की एक साथ पेमेंट करेंगे, चाहे कोई 15 से 15 का महीना ले लो, 1 से 30 का महीना ले लो, कैसे भी ले लो, पर पेमेंट का जो मंथ है वो 1 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये थी कि जिस कंपनी में 1,000 लोग से कम होंगे उसको विद इन द 7th डेट को सैलरी करनी होगी। यानी कि सपोज करो कि जनवरी का महीना है, 1 से 31 तक का तो एक महीना हो गया, उसकी उसको पेमेंट करनी है। अब उसकी पेमेंट कब तक करनी है, तो अगर उस कंपनी में 1,000 या 1,000 से कम एम्प्लॉय है तो उसको 7 फरवरी तक सैलरी करनी है, चाहे वो 7 वर्किंग डेज नहीं है, 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है, यानी कि चाहे वो संडे छुट्टियां कुछ भी पड़ रही हो, 7 तक सैलरी करना एम्प्लॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कंपनी में 1,000 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो उस कंपनी को 10 तारीख तक सैलरी करनी है। यानी कि सपोज करो कि एक कंपनी में 1200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और जनवरी का मंथ है, तो उस कंपनी को जनवरी की सैलरी 10 फरवरी तक रिलीज करनी है। ये टाइम पीरियड है। ठीक है। अगर एक केस आता है कि इन केस ऑफ टर्मिनेशन, अगर किसी एम्प्लॉय का टर्मिनेशन होता है तो उसका फुल एंड फाइनल कितने दिन में मिलेगा, तो उसका फुल एंड फाइनल मिलेगा विद इन द 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ टर्मिनेशन। यानी कि सपोज करो कि कंपनी ने मुझे टर्मिनेट कर दिया, और मुझे कब टर्मिनेट किया है, कंपनी टर्मिनेट किया है मुझे 31 जनवरी को, तो विद इन 2 वर्किंग डेज मेरा फुल एंड फाइनल मिल जाना चाहिए। यानी कि अगर 31 जनवरी को मुझे फायर किया है और 31 को मंडे है, तो ट्यूसडे को फर्स्ट, और 1 फरवरी, और वेडनेसडे को 2 फरवरी, यानी कि 2 फरवरी तक मुझे मेरी पेमेंट मिल जानी चाहिए। बट इन केस कि फर्स्ट को सैटरडे है, सेकंड को संडे है, तो 3 तारीख तक, यानी कि 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर फुल एंड फाइनल एम्प्लॉय का मिल जाना चाहिए इन केस ऑफ टर्मिनेशन। ठीक है। अब आता है एक अमेंडमेंट हुआ था इस बिल में 2017 में। क्या था कि बिल में तो ये कह दिया गया था कि भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है एम्प्लॉयर की होगी, अगर 1,000 लोग से कम है तो 7 तारीख तक पेमेंट दी जाएगी, करंट करेंसी में पेमेंट दी जाएगी, और 1,000 लोग से ज्यादा है तो 10 तारीख तक पेमेंट दी जाएगी। बट क्या था कि कुछ कंपनियां जो है फेक डॉक्यूमेंट बनाने लगी थी, लाइक कि किसी की सैलरी 12,000 रुपए दिखा दी, रजिस्टर में 12,000 चढ़ा दिए, दे उसको 8,000 रुपए रही हैं, ओवर टाइम सिंगल दे रही थी कुछ कंपनियां। तो ये कंप्लेंट्स आ रही थी लेबर इंस्पेक्टर के पास। तो हुआ क्या कि 2017 में फिर अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट, एक तो अमेंडमेंट ये हुआ कि जो भी पेमेंट होगी वो चेक के थ्रू होगी या एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफर करके होगी। यानी कि
कंपनी जो है या तो डायरेक्टली ट्रांसफर करेगी सैलरी एम्प्लॉय के अकाउंट में, या उसको अकाउंट पे का चेक देगी जिस भी वर्कर को सैलरी दे रही है। और दूसरा अमेंडमेंट था जो 2017 में हुआ था कि इसमें कवर कौन कौन होंगे, यानी कि सारे एम्प्लॉय तो कवर नहीं होंगे, कोई मैनेजर जो है वो तो इस एक्ट के अंदर आएगा नहीं। तो पहले जो कंडीशन थी, क्या नाम, 2017 से पहले कंडीशन थी कि जिसकी सैलरी 18,000 से कम है वो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंदर आता था। लेकिन 2017 में अमेंडमेंट हुआ और इसकी लिमिट कर दी 24,000 रुपए, यानी कि डेजिग्नेशन चाहे सुपरवाइजर है, एग्जीक्यूटिव है, टेक्नीशियन है, बट अगर उसकी सैलरी 24,000 से कम है तो वो इस एक्ट के अंदर आता है। तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो इस एक्ट के तहत कोर्ट में जा सकता है। तो पहला अमेंडमेंट तो ये था कि लिमिट बढ़ा दी कि इस एक्ट के अंदर कौन कौन एम्प्लॉय आएंगे, जिनकी सैलरी 24,000 से कम है वो एम्प्लॉय जो है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंदर आएंगे। दूसरा ये था कि जो भी पेमेंट होगी वो चेक के थ्रू होगी या डायरेक्टली एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफर करके होगी। तो ये था पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था बट बहुत इंपॉर्टेंट था कि पेमेंट कब मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए, ये सारा इस एक्ट में डिफाइन था। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाई जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू वंस अगेन।